ठीक है सर। मृत कोशिका की खोज कर दी रॉबर्टसन ने। अब हमें तो ये बताओ जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी? अच्छा, इसका मतलब मैं कहता हूं सर्वप्रथम जीवित कोशिका। सर्वप्रथम यहां तक मृत कोशिका की बात कर ली, अब बात करेंगे हम जीवित कोशिका की। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका किसने खोजी? एंटोन वॉन लीवेनहोक। एंटोन वॉन लीवेनहोक ने किसमें खोजी थी? बैक्टीरिया, जीवाणु में, या आरबीसी, इनमें खोजी थी। जीवाणु जो होता है वो मोर करेक्ट होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको रेड मार्क कर देता हूं। जीवाणु में कुछ बुक्स बताती है आरबीसी में, तो मोर करेक्ट आपको क्या मानना है? जीवाणु मानना है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेनहोक ने की थी। किसमें की थी? जीवाणु में की थी। जीवाणु ना ऑप्शन में है तो आरबीसी मान लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब देखो हम बात करते हैं केंद्रक की। आगे हम बात करें केंद्रक की। केंद्रक की खोज, ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि केंद्रक की खोज का मिलता जुलता नाम उन भाई साहब से है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो केंद्रक की खोज तो किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोन वॉन लीवेनहोक ने। और मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किसकी की थी? मृत कोशिका की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की थी? केंद्रक की खोज की थी। अब रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका में जिस चीज मतलब इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था माइक्रोग्रेफिया। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने ये सब कहां बताया था? माइक्रोग्रेफिया में बताया था। माइक्रोग्रेफिया क्या थी? अरे ये क्या थी? ये एक बुक थी, इसका आर्टिकल था। उस आर्टिकल में इन्होंने ये चीज बताई थी। अरे समझ में आ गई क्या बात? मेरे ख्याल से समझ में हो गई होगी क्लियर। इसकी बेसिक चीजें थी। ये सेल का इंट्रोडक्शन था कि सेल कैसी होती है, मतलब अभी तो हमने इसकी खोज के बारे में बात की। शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। खोज सर्वप्रथम किसने की थी? खोज सर्वप्रथम एक जीवित कोशिका लिख रखा है, एक मृत कोशिका। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की तो किसने की? बोले रॉबर्ट हुक ने। मृत सॉरी एंटोन वॉन लीवेनहोक ने। मृत कोशिका किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे आगे। सेल की खोज हो गई कि हाँ भाई कोशिका है। अब होती कहां पर है, ये कैसी होती है? इन सब के लिए क्या दिया गया? कोशिका सिद्धांत। उससे पहले मैं एक चीज आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बताने वाला हूं। देखो माइक्रोस्कोप, भाई माइक्रोस्कोप इसलिए बता रहा हूं भाई कोशिका की संरचना का अध्ययन, कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से या बोले तो माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। कोशिका को किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से। अच्छा ये क्या अड़ंगा आ गया सर? सूक्ष्मदर्शी। देखो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी से क्वेश्चन आया हुआ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन था इसका। क्या बोलते हैं ये 11th स्टैंडर्ड 2016 में। तो सूक्ष्मदर्शी तीन प्रकार के मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक जो होता है जो कोई नहीं जानता है उसे कहते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट
मेरी थोड़ी क्या है इंग्लिश में लिखने की आदत है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। 3 प्रकार के माइक्रोस्कोप है। आप जो स्कूल में देखते थे वो आपका लाइट माइक्रोस्कोप है। आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं दिखता है यहाँ पर, ये माइक्रोबायोलॉजी की बड़ी लैब में दिखेगा। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप भी बड़ी लैब में दिखेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप और फेज माइक्रोस्कोप, इनमें क्या फर्क है, क्यों इनको लाया गया है? देखो, जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसका जो रेजोल्यूशन होता है, इसका जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होता है, तुलनात्मक कम होता है। इसका रेजोल्यूशन ज्यादा होता है। मतलब इसका तो जो होता है कितना होता है, 100 गुना होता है। भाई एक चीज को 100 गुना ये जूम कर लेती है, और इसका कितना होता है, 1000 से 1500 गुना जूम कर लेता है। ये जूम करने की पावर को रेजोल्यूशन बोला जाता है। अब कोशिका को जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसे क्या करना पड़ता है, अभिरंजित करना पड़ता है। कोई भी कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए उसको अभिरंजित करना पड़ता होगा। अगर आपने स्कूल में लैब में स्लाइड बनाई है तो स्लाइड बनाने के दौरान आप उस पर एक सेफ्रेनिन अभिरंजक डालते थे, देखा होगा आपने। जिन्होंने लैब में स्लाइड बनाई है, चाहे वो प्याज की बनाई होगी या फिर सरसों वाला जो आपका प्रैक्टिकल चलता है उसमें बनाई होगी, तो उसमें देखते हैं हम सरसों वाले में जनरली भाई उसमें उसकी जो स्ट्रक्चर देखते हैं जायांक वगैरह की, तो उसके लिए हम वहां पर क्या डालते हैं, सेफ्रेनिन डालते हैं। सेफ्रेनिन अभिरंजक होता है, और जब किसी सेल के ऊपर अभिरंजक डाल दिया जाता है तो वो सेल मृत हो जाती है। उसकी मृत कोशिका का अध्ययन करते हैं, फिर हम अभिरंजित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अभिरंजित। अभिरंजित करने के दौरान कोशिका मृत हो जाती है, मृत हो जाती है। इधर भी अभिरंजित आपको करना पड़ेगा। अभिरंजित करने के दौरान मृत कोशिका है वो कैसी हो जाती है, मृत हो जाती है। कोशिका मृत हो जाती है। अब हमें एक ऐसा माइक्रोस्कोप चाहिए जो जीवित कोशिका की अवस्थाओं का अध्ययन हमें करवा सके। यहाँ पर तो जैसे हम मान लो इस पर अभिरंजन कर रहे हैं, कोशिका मर रही है, मरने के बाद में उसकी मृत अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। हमें तो जीवित अवस्था में जिंदा आदमी पर अपने को वो करना। जैसे मान लो आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे या एमबीबीएस करते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं, डेड बॉडी का सर्जरी करते हैं। उनको सिखाने के दौरान क्या दी जाती है, डेड बॉडी दी जाती है, आपको मृत शरीर दिया जाता है, उस मृत शरीर पर आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या जिंदा हो, जैसे मृत होने के बाद में बॉडी डोनेट करते हैं लोग, क्या कोई जिंदा आदमी डोनेट कर सकता है क्या, कि हाँ मेरे ऊपर प्रैक्टिकल करो, मेरे कुछ नहीं हो रहा है और मेरे ऊपर प्रैक्टिकल करो, मुझे काटो चीरो फाड़ो कुछ भी करो मेरे से, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता ना, नहीं करते हैं। लेकिन उसी तरीके से कोशिका में था, कोशिका को अभिरंजित कर दिया, मरने के बाद में उसकी अवस्था को पता लगाते हैं। तो फिर यार हमें तो एक ऐसा माइक्रोस्कोप चाहिए था जिससे उसकी जीवित अवस्थाओं का अध्ययन कर सके। तो उसके लिए फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप आया था। इसकी सबसे बड़ी एक तो रेजोल्यूशन पावर, तो क्या है, रेजोल्यूशन पावर बहुत ज्यादा है इसकी। साथ में ये अभिरंजन के बाद में, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इससे कोशिका को बिना मारे उसकी जीवित अवस्थाओं का, उसकी जीवित अवस्थाओं का अध्ययन संभव है, अध्ययन कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो मैंने आपको लिखाई है दोस्तों। ये लाइन कई बार आपके लैब असिस्टेंट 2016 का क्वेश्चन, ये फर्स्ट ग्रेड 2015 2018 लैब असिस्टेंट 2016 में सवाल आया, फर्स्ट ग्रेड 2015 में सवाल आया, फर्स्ट ग्रेड 2018 में सवाल आया, और भी कई एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि ऐसा कौन सा सूक्ष्मदर्शी है जिसमें हम किसी कोशिका की
जीवित अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं, उसको बिना मारे जीवित अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं, उसका आंसर जाएगा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। पहले सुनने में ऐसा लगता था मुझे भी, यार ऐसा भी कोई माइक्रोस्कोप होता क्या? दो ऑप्शन में सुने थे, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनमें से कोई टिक करके आते हैं, जबकि होता कौन सा है? ये होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात कर ली हमने। किसी भी कोशिका को देखने से पहले हमें उसको अभिरंजित करना पड़ता है, अभिरंजन के बाद में हम उसको सूक्ष्मदर्शी में ही देख सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? रेजोल्यूशन पावर। रेजोल्यूशन पावर का मतलब उसको जूम करके देखने की आवश्यकता, मतलब जूम करने की फैसिलिटी होती है, बहुत ज्यादा जूम कर लेते हैं वो। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। दोस्तों, आप अगर तैयारी कर रहे हो, आप अगर तैयारी करना चाहते हो, कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा मैं आपको, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे मैं जो जो चीजें लिखवा रहा हूं, आप नोटबुक लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हम सेल थ्योरी की। साहब इतनी बात हो गई, अब हमें तो ये बताओ कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत या बोले तो सेल थ्योरी, मतलब कोशिका हमें पता लग गई। अब हमें बताओ कि कोशिका क्या है, कहां मिलती है, क्या काम है इसका? तो देखो, सबसे पहले 1838 और 1839 में दो वैज्ञानिक आए थे, एक स्लाइडेन था और एक स्वान था। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले स्लाइडेन व स्वान ने दिया। स्लाइडेन कौन था और स्वान कौन था? अरे स्वान एक जंतु होता है क्या? अरे जंतु होता है तो क्या ये जंतु वैज्ञानिक हो गया क्या? इसका मतलब ये तो क्या था? जूलॉजिस्ट था। और ये क्या था? बोटनिस्ट था। अगर वो जंतु वैज्ञानिक हो सकता है तो ये क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? बोटनिस्ट या वनस्पति वैज्ञानिक। ये जूलॉजिस्ट मतलब जंतु वैज्ञानिक, ये बोटनिस्ट। और हमेशा ध्यान रखना, भाई भाई की आजकल बनती नहीं है, तो जेड के साथ में एक ब्रिटेन का था, एक जर्मनी का था, तो जर्मनी का जेड, जेड इससे तो मिल ही नहीं सकता है, ये तो दूसरों को पकड़ के लाएगा। तो इसका मतलब ये तो कैसा था? ब्रिटिश था। तो ये कैसा था? जर्मन था। याद हो जाएगा अब तो। भाई स्वान का मतलब जंतु, जंतु का मतलब जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट जेड का जेड के साथ में तो मिलता नहीं है, जेड का जी के साथ में मिलता नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा? ब्रिटिश हो जाएगा। और ये जर्मन वैज्ञानिक था। अब जूलॉजिस्ट था, तो इस जूलॉजिस्ट ने किस पर अध्ययन किया होगा? जंतुओं पर अध्ययन किया, जंतुओं व पादपों दोनों पर अध्ययन किया था इसने, दोनों पर अध्ययन किया। लेकिन इसने किस पर अध्ययन किया? इसने पादपों पर अध्ययन किया, पादपों पर अध्ययन किया। और पादपों पर अध्ययन करके क्या बताया इसने? इसने बताया कि पादप का जो शरीर होता है वो एक जैसी, अनेक प्रकार, एक जैसी कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। इसने कहा पादपों का शरीर, पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर, कोशिका या कोशिका का समूह जिसको उत्तक कहा, उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, इसने ये तो देख लिया भाई कमरा किसका बना हुआ, तोड़ फोड़ के देख लिया भाई, कमरे को फोड़ लिया, पेड़ को फोड़ा, फोड़ के माइक्रोस्कोप में देखा तो पता चला ये किसी थी, एक जैसी कोशिका थी, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जूलॉजिस्ट जो स्वान था, इसकी क्या बात थी? इसने जंतुओं का अध्ययन किया, मुख्यतया जंतु कोशिका का अध्ययन किया, मुख्यतया किया, पादप का भी था इसने। ठीक है, और बताया कि सभी जंतु कोशिका व इसके, किसके? कोशिका की उत्पाद, कोशिका व कोशिका के उत्पादों से
बनते हैं। सभी जंतु किससे बनते हैं? कोशिका, और उस कोशिका के उत्पादों से बनते हैं। और एक इंपॉर्टेंट लाइन और इसने बताई, इसने बताया कि कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली, पतली परत होती है, पतली परत होती है, जिसे क्या कहा? जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहा। प्लाज्मा झिल्ली कहा। इसका मतलब प्लाज्मा झिल्ली की खोज किसने की थी? स्वान ने की थी। और इसने यह भी बताया, कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति भी होती है, जो किसका? पादप कोशिका का विशेष लक्षण है। क्या है? विशेष लक्षण है। ये चीज इन्होंने सेल थ्योरी में बताई। भाई कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तो दिया था कब? इन्होंने तो बताया 1838 में, और स्वान ने बताया 1839 में। तो 1838-39 को साथ में लिखा जाता है कि 1838 में जर्मनी के बोटनिस्ट थे स्लाइडेन साहब। इन्होंने पादपों पर अध्ययन किया और क्या बताया? पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलके बनता है। इसके बाद में स्वान जो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने जंतु दोनों और पादप दोनों पर अध्ययन किया, और ये ब्रिटेन के रहने वाले जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने जंतु कोशिका का मुख्यतः अध्ययन किया और बताया कि सभी जंतु कोशिका किसके बने होते हैं? सभी जंतु कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। और इन्होंने बताया कि कोशिका के बाहर एक पतली परत भी होती है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है। इसने बताया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है, जो इसका एक विशेष लक्षण है। ये तो बात होगी दोस्तों हमारी कोशिका सिद्धांत की। अब कोशिका सिद्धांत, एक नया कोशिका सिद्धांत, इतनी बात पता चल गई हमें कि ये बना हुआ किसका है? भाई किसका बना हुआ है? स्लाइडेन और स्वान ने बता दिया भाई पादप कोशिका और जंतु कोशिका किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। अब सवाल ये फंस गया यहाँ के कि ये तो ठीक है, बच्चा इतना सा था, इतना बड़ा कैसे हो गया? मतलब उसके अंदर कोशिकाएं और बन रही है, एक जैसी ईंटें और बन रही है। अरे यार मकान बना दिया, ऐसा थोड़ी होता 10 साल बाद में मकान बड़ा हो जाएगा अपने आप से। अगर आप जब तक बनाओगे नहीं तब तक तो बड़ा नहीं हो सकता है। तो वैसे ही इन्होंने पूछा कि बच्चा छोटा सा था, बड़ा कैसे हो गया? इसका मतलब उसके ऊपर कोई और मकान बन रहे हैं, कोई और ईंटें बन रही है, कोई और कोशिकाएं बन रही है, और कोशिकाएं बन रही तो फिर बना कौन रहा है? ये इस चीज का जवाब नहीं दे पाए थे दोस्तों। तो दोस्तों ये कह रहा है कि इसकी कमी क्या थी? इसकी कमी किसकी? स्लाइडेन और स्वान की कमी, दोनों की कमी बता रहा हूं मैं। स्लाइडेन और स्वान की जो कमी थी वो ये कमी थी कि ये सिद्ध नहीं कर पाया नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कहां होती है। नई कोशिकाओं का निर्माण कहां से होता है, ये दोनों इस बात को नहीं समझा पाए। ये दोनों दोस्तों इसकी कमी थी। ये हमने सेल बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है। हमने आज सेल के इंट्रोडक्शन दिया, फिर माइक्रोस्कोप बताया, फिर सेल थ्योरी बताई है। अब कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो नया कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो का था वो किसने दिया। सॉरी, रुडोल्फ विर्चो तो देगा, ये मैं बता रहा हूं। और ये चीज है ना सर, ये याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज नहीं समझा पाए थे। 1838-39 में स्लाइडेन कौन था? बॉटनी का था या जूलॉजी का था या जर्मनी का था? ये एनसीईआरटी में दे रखा है यार, एनसीईआरटी पढ़ना आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो चीजें लिखाई है बिल्कुल सारी चीजें फैक्चुअल है, सारी चीजें
अच्छी चीजें ही लिखाइए, मैंने फालतू की चीजें यहाँ पर नहीं लिखाई है यार। आप इनको लिखो, अपनी कॉपी में बनाओ, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में कोई एक्स्ट्रा चीज लिख रही है, आपको लग रही है इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन कर लो। समझ में आ रही बात है? अब देखो दोस्तों, कल की क्लास में हम रुडोल्फ बिर्चो के बारे में बताएंगे आपको कि नया कोशिका सिद्धांत जो था वो किसने दिया था और क्या बताया उसने। इसके बाद में रुडोल्फ बिर्चो आता है 1855 में, वो आके बताता है कि नई कोशिका का निर्माण कहाँ होता है। और ये सवाल हजारों बार आया हुआ है, हजारों एग्जामों में हजारों बार सवाल आया है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये किसने कहा था, या कि रुडोल्फ बिर्चो की नई कोशिका सिद्धांत क्या था। हर एक चीज अलग से बिल्कुल अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको जैसी भी मेरी क्लास लगी हो, कुछ समझ में आया है, तो आप कमेंट में आप बताएं। कमेंट सेक्शन में आपका जो भी रेस्पॉन्स आप लिखिए। आप ज्यादा क्लासों की रिकमेंडेशन करोगे, आपके ऊपर है यार। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा लाइक करोगे, हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, हम आपको उतना ही अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमेशा ध्यान रखना यार, अभी कोरोना बढ़ रहा है तो मास्क वगैरह लगा के ही बाहर निकला करो। मास्क लगाओ, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। मिलते हैं आज की क्लास के बाद में। थैंक यू।